हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज शुरू कर चुके हैं और उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, द सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। कोर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। देखिए, इसी का एक और नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। एक और नाम है इसी का, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। क्लियर? तो ये तीन नाम से हम इस सब्जेक्ट को जानते हैं। अब देखिए है क्या कि इस सब्जेक्ट का मेन मोटो क्या है ये समझ लेते हैं। भाई, क्यों हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, या इसको क्यों मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं, क्यों मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज बोलते हैं, और ये डिफॉर्मेबल बॉडीज होती क्या है, मैकेनिक्स क्या होता है, और स्ट्रेंथ क्या होती है, और ये मटेरियल्स क्या होते हैं। तो इन सारी की सारी जो टर्म्स लिखे हुए हैं, इन सब में हम जो है सबके बारे में हम समझेंगे। एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो है इज हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कीवर्ड्स व्हिच आई हैव अंडरलाइंड हियर। क्लियर? देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि इट इज अ बॉटल और मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया तो ये देखिए कैसी हो गई, इसने अपना शेप बदल दिया, कुछ इस तरह की हो गई। क्लियर? तो ऐसे दबा दिया तो साधारण शब्दों में कह दिया गया कि भैया ये जो बोतल है, पानी की बोतल है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। क्लियर? अब हमने ये उठाया, आई हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट जिसमें जो ये है डस्टर। अब इसको मैंने पुश किया, प्रेस किया, तो इसने अपनी शेप ये उतना नहीं बदल पा रहा है, ये शेप उस तरह से नहीं बदल पा रहा है जैसे पानी की बोतल तुरंत बदल दे रही थी उतने लोड पे। तो ये क्या हो गया, इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद हमने सपोज एक ये ऑब्जेक्ट लिया और इसमें हम बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, पुश दे रहे हैं, बट इसके देखिए इसका जो शेप है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई ऐसा बदलाव नहीं आया जो हम इजीली जो है देख पा रहे हो और रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। तो इसकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन में क्या हुआ, सबसे अच्छी हो गई। अब देखिए, ये किसी मटेरियल से बना है, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बना है, ये हो सकता है किसी दूसरे मटेरियल का बना हो और ये किसी दूसरे मटेरियल का बना हो। तो हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर जो मटेरियल उस पे कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर? और तो स्ट्रेंथ की बात हमको समझ में आ गई कि स्ट्रेंथ भैया क्या है, कि अगर डिफॉर्मेशन हो जा रहा है आसानी से तो कह देंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो कम अच्छी है। अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लोड लगाते जा रहे हैं, मतलब क्या है कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बियर करने की क्षमता अच्छी है, बॉडी के अंदर उस लोड को बियर करने की क्षमता अच्छी है। और अगर लोड को बियर करने की क्षमता अच्छी होगी तो मटेरियल जो होगा या जो कंपोनेंट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। क्लियर? बाकी टेक्निकल टर्म्स में भी बात करेंगे इसकी हम। इसके बाद देखो, मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स बहुत बेसिक टर्म है, हर बच्चा पढ़ता है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग साइंस के बैकग्राउंड से होंगे, क्लास 10th के बाद 11th में पढ़ते हैं, वहां पे मैकेनिक्स की शुरुआत हो जाती है, इवन क्लास 9th 10th में भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिक्स को देख लें कि क्या होता है। हर एक बच्चा इससे जो है अवेयर होता है, इस शब्द से, हर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग तक। मैकेनिक्स देखो होता क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडीज। क्लियर? मैकेनिक्स क्या है, मैं लिखता हूं मैकेनिक्स is a branch of science which deals
with the study of forces. And its effect on bodies. तो मतलब क्या हुआ, देखते हैं मतलब क्या हुआ। मैकेनिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, हम बलों का अध्ययन कर रहे हैं। फाइन, हम बलों का अध्ययन कर रहे हैं। और बल क्या करते हैं, फोर्सेस क्या करते हैं, जिन बॉडीज पे लग रहे हैं उन पे कुछ इफेक्ट आएगा निश्चित तौर पे। भाई जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडीज पे कोई ना कोई इफेक्ट निश्चित तौर पे डेवलप होगा। हाँ, उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये फोर्स क्या है और फोर्स के बाद जो इफेक्ट आ रहा है पिक्चर में वो क्या है। सपोज एक ये बॉडी है दोस्तों, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। ऑलराइट, यहां पर एक लोड P, एक फोर्स है P, ये लगा रहे हैं। फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल, जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है। साधारण हम लोगों ने ये डेफिनेशन जो है, ये परिभाषा पढ़ी हुई है कि क्या किया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे। हमने क्या किया, एक लोड दिया, एक फोर्स दिया P, इस तरह से इसने क्या किया, इसकी जो पोजीशन थी उसको बदल दिया। इट इज अ काइंड ऑफ पुश। और अगर ऐसे लोड लग रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ पुल, पुश पुल पुश पुल। क्लियर? तो फोर्स ये हो गया P, इसने इसको पुश किया। जैसे ही इस ब्लॉक A को इसने पुश किया लोड ने, फोर्स ने, तो इसने क्या किया, अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स P, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन बदल दी। पहले ये यहां पे था, सपोज यहां इसको हमने मान लिया पॉइंट, मतलब ये हमने मान लिया 0, यहां पे इनिशियल पॉइंट मान लिया 0 मीटर। अब ये कितनी दूर पहुंच गया यहां से यहां, अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड। ये सपोज हमने मान लिया डिस्टेंस जो है ये कितनी हो गई भैया, 10 मीटर हो गई। तो इस फोर्स P ने इस ब्लॉक A को क्या किया, 0 मीटर से, 0 लोकेशन से 10 मीटर तक पुश कर दिया। तो व्हाट इज दिस, ये तो हो गया फोर्स, A हो गई बॉडी, और जो इफेक्ट आया दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो 3 चीजें हो गई यहां पे दोस्तों, एक हो गया फोर्स, दूसरा हो गया बॉडी, और तीसरा हो गया इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखिए मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या किया जाता है, फोर्सेस का एनालिसिस किया जाता है, और इफेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट, उसका एनालिसिस किया जाएगा। किस पे किया जाएगा, ए बॉडी पे किया जाएगा। तो आई थिंक, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मैकेनिक्स को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एक काम करें, यहां पर हम कह रहे हैं कि भैया यहां तक चले, उसके बाद हमने एक दीवार यहां बना दी, यहां पे एक हमने, या सपोज यहां पे पहले से ही वॉल थी, तो क्या होगा कि ये जो लोड P है, ये लोड जो P है, ये यहां इस तरह से लगेगा। जब हम इस पे लोड P, इस ब्लॉक को P लोड से पुश कर रहे होंगे और सामने एक जो है रुकावट आ जाएगी या वॉल आ जाएगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक जो है, इस पे वॉल क्या करेगी, सेम रिएक्शन फोर्स जो है डेवलप कर देगी। क्लियर? लोड P जो लगा वो एक्सटर्नल लोड था, बॉडी ने उसको बियर किया। जैसे ही वॉल आई, वॉल ने ऑन द ब्लॉक एक लोड P, दूसरा जो है लगा दिया। अब इसकी कंडीशन क्या होने वाली है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही ब्लॉक जो है वो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। भाई हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी यार मजा नहीं आ रहा,
क्यों मजा नहीं आ रहा? यार ब्लॉक में कुछ हो नहीं रहा है, ब्लॉक में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत लोग होते हैं ना, कहें यार ये यहाँ भी ऐसा ही था, इतना चल लिया, यहाँ भी ऐसा ही है, थोड़ा क्या करें, कुछ मजा नहीं आ रहा यार, इसको तोड़ा जाए। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तोड़ने के लिए इस पे लोड P बढ़ा दिया, तो अब वो कहे हाँ मजा आ गया। क्यों मजा आया? डिस्ट्रक्शन, भाई डिस्ट्रक्टिव होते हैं, नहीं मजा नहीं आ रहा है भाई, यहाँ से चला था यहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं, दबा दिया लोड, रिएक्शन बढ़ गया, रिएक्शन बढ़ गया। ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरों के साथ ये होता है, वर्कशॉप में वो लोग क्या करते हैं, बनाते कम तोड़ते ज्यादा है। क्लियर? तो देखो लोड P बढ़ाते चले गए, रिएक्शन बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे लोड P बढ़ रहा है हमने देखा कि एक मैक्सिमम लोड पे हो सकता है जो ब्लॉक है वो इस तरह से कंप्रेस हो जाए या डिस्टॉर्ट हो जाए। क्लियर? तो यहां पे और यहां पे अलग अलग कंडीशंस हैं। ब्लॉक कैसा हो गया? पुश दब गया, डिफॉर्म हो गया, ब्लॉक हो गया डिफॉर्म, इसको कहेंगे डिफॉर्मेशन। अभी इन पे सब पे बहुत सारी बात करनी है हम लोगों को, और जो खेल है वो केवल डिफॉर्मेशन का ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेशन। अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो या तो ये हमारे लिए अच्छा होगा या ये हमारे लिए बुरा होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं किसी कंपोनेंट का, अगर सपोज हम जो है कटोरी बना रहे हैं, कटोरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक शीट है, एक प्लेट हमने ली, एल्यूमिनियम स्टील की प्लेट है सपोज, उस पे हमने क्या किया कि इस तरह से उसको हमने फिक्स कर दिया एक जगह, और हमने क्या किया ऊपर से एक इस तरह से इम्पैक्ट दिया है। सपोज एक पिस्टन की तरह है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का पिस्टन है, यहाँ प्लेट लगा दी हमने, और इसको हमने क्या किया झटके से एकदम नीचे की तरफ भेजा, तो इस तरह की कटोरी बन के निकल आएगी प्लेट से। ठीक, क्या किया? इट इज अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। अंडर द एक्शन ऑफ दैट इंपैक्ट लोड अ डिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, और जैसे ही डिफॉर्मेशन मिला वैसे ही क्या हो गया, हमको कटोरी बन के तैयार हो गई। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। या तो हमें मटेरियल को डिफॉर्मेशन से बचाना होगा या हमें मटेरियल को डिफॉर्म करना होगा। अगर हम मटेरियल डिफॉर्म करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो जाएगा, और अगर हम मटेरियल को डिफॉर्मेशन से बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आप क्या कर रहे हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप क्या कर रहे हैं? सपोज आपने एक पिस्टन बनाया, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एक एक जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बेसिक लेवल पर दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाएं, और इसके बाद यही चीजें जब हम कोर्स पे आएंगे, कंटेंट पे आएंगे, तो यही चीजें आपको आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेगी। प्लीज जस्ट डोंट स्किप इट, स्किप मत करिएगा ये जो बात मैं बोल रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ कि एक पिस्टन है, इस तरह का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो क्लास 9th में पढ़ लेते हैं बच्चे। पिस्टन है, इस पिस्टन में अंदर क्या है, बहुत सारा टेम्परेचर है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है जब बॉडी जो है वो हीट अप करती। ठीक, जब यहाँ पे फ्यूल हीट करता है तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया साथियों। अब क्या हुआ कि जब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, उस स्थिति में अगर अंडर द एक्शन ऑफ दैट हाई टेम्परेचर यहाँ का मटीरियल पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या ये ठीक रहेगा? ये ठीक नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया, मेल्टिंग हो गई, तो पूरा का पूरा जो हमने इंजन बनाया था, जिस इंजन का काम था पावर ट्रांसमिट करके व्हीकल को आगे मूव करा देना, वो यहाँ पर फेलियर कर गया। हियर डिफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड। वी हैव, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सेव, वी हैव टू सेव आवर कंपोनेंट फ्रॉम डिफॉर्मेशन which is being produced by the high degree of temperature। जबकि यहां पे क्या करना है, we have to deform that material, it depends on our need। clear? तो मैं यहां पर आपको ये बता रहा था कि अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड यहां पे डिफॉर्मेशन हो गया, हाँ, तो ये बॉडी खराब हो गई, ये डिस्टॉर्ट हो गई। तो दो चीजें आई, एक ये बॉडी और एक ऐसी बॉडी जो डिस्टॉर्ट हो गई। तो इस बॉडी को हम कहते हैं दोस्तों रिजिड बॉडी। फाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, मजा आ जाएगा आखिरी में जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंप्लीट करेंगे। तो यूपीएससी ईएसई, यूपीएससी आईईएस का कोई भी क्वेश्चन उठा के जो है ना क्रैक कर दोगे, और कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो अलग होगा।
एसएससी जेई के क्वेश्चन लगा लेंगे आप, यूपीएससी आईएएस के आईईएस के क्वेश्चन लगा लेंगे, यूपीएससी आईएएस के मेंस जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लगा लेंगे इस सब्जेक्ट के। मतलब ये मेरा वादा है आपसे। ये दूसरा सब्जेक्ट जो आया, ये दूसरा जो ये ब्लॉक आया, दैट ब्लॉक इज यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ और इसको हम बोल देंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, इसको हम बोल देंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। वेरी गुड, बढ़िया। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है। देखो रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है देखते हैं। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी पे। हमने देख लिया है रिजिड बॉडी क्या थी, एक बार फिर से देखते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक पे लगाया लोड, ब्लॉक हो गया डिस्प्लेस। अब देखो यहां पे सपोज इसमें हमने दो पार्टिकल्स लिए, एक पार्टिकल लिया हमने ए इसी ऑब्जेक्ट में, एक पार्टिकल लिया बी। यहां पे हमने देखा कि अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड पी देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस दैट इज ऑफ 10 मीटर। फाइन, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज 50 mm। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और जो दोनों के बीच की पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस थी दैट इज क्या रही 50 mm। तो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। मतलब the relative position of the particles will remain same before and after the application and removal of the load। लोड पे हमने लगाया, लोड लगाया, दो पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन दिस बॉडी, वी कैन टेक इवन टू पार्टिकल्स एंड वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड ऑन अप्लाइंग द लोड P ऑन दैट बॉडी, हमने लोड P लगाया, हमको डिफॉर्मेशन मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला 10 मीटर का, हमने लोड हटा दिया। जैसे ही हमने लोड हटाया हमने डिस्टेंस देखी कि भैया जो डिस्टेंस थी ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो वही सेम रही 50 mm। मतलब कि लोड लगाया, पार्टिकल्स के जो रिलेटिव पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बॉडी कैसी कहलाई? बॉडी कहलाई रिजिड बॉडी। और अगर रिजिड बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस और फोर्सेस का जो इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट, इसका एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। द सब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। फाइन, इसी का दूसरा नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पढ़ेंगे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सभी लोगों ने बीटेक में, बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। पढ़ा है शिवम? ओके, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में या डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे रट के पास हो गए होंगे। बहुत ही 1% लोग होते हैं, जैसे 100 हैं, 100 में से एक स्टूडेंट होते हैं जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में। नहीं तो बाकी लोग क्या करते हैं, एक दो किताब, जैसे हमारे टाइम पे आती थी क्वांटम, यूपीटीयू में एक क्वांटम आती थी, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे सुबह जो है पेपर है 9 बजे से 6 महीने तो पता नहीं चलता था, वो कभी कल्चरल फेस्ट हो जाता था कॉलेज में, हाँ, फिर मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर बनते थे, तो बहुत सारा समय तो मिस फ्रेशर को देखने में निकल जाता था। सभी के साथ होता है, मतलब हम भी देखते थे, आपने भी देखा होगा। हाँ, तो वो निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि होली आ गई या दीपावली आ गई, कोई एक फेस्टिवल पड़ गया। फिर क्या हुआ कि यार लगा नहीं आप पढ़ाई करेंगे। कब? जब एग्जाम के 25-30 दिन बचे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। 25-30 दिन में मतलब जैसे मैं लाइब्रेरी गया पढ़ने, तो क्या हुआ कि दोस्तों को पता चल गया कि भैया आज शिवम नहीं दिख रहे हैं, तो वो आए, उन्होंने प्लान किया कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, जो है टीम मेंबर जो है वो दगेबाजी कर रहा है। फिर तो कहने लगे कि नहीं यार उठाओ, किसी भी तरह से उठाओ। अब उठा करके वो ले गए। फिर क्या हो रहा है अभी? पार्टी चल रही। तो वो जो है एग्जाम के पहले के 25 से 30 दिन पहले तक का जो है 20 दिन वो भी निकल गया, बचा 10 दिन। 10 दिन में क्या होता था कि वो मौसम बदलता था, ठंडी हो, अब ठंड आ रही है या गर्मी हो रही है। सेमेस्टर या तो ठंड में होते हैं या गर्मियों में होते हैं, मतलब हॉट, बहुत हॉट होता है या बहुत लो होता है टेम्परेचर। तो फिर
अब क्या हुआ भैया, बचा कितना दिन, एडजस्टमेंट में निकल जाता है, बचा 4 दिन, तो ये हुआ यार अब देखो ऐसा है 6 महीने तो निकल ही गए हैं, अब आखिरी रात में देखेंगे। जब जाते हैं, जब बीटेक में फर्स्ट बिल्कुल जाते हैं पहले दिन, तब वो राजा बाबू बन के तब ये होता है कि नहीं बिल्कुल जो है बहुत पढ़ना है और हम जो है टॉप ही कर देंगे। सभी के साथ होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो क्या हुआ अगली वो फिर क्या हुआ यार, ऐसा करो कहीं से क्वांटम खरीद लाओ और क्वांटम जो है रट लो, तो रट लिए। अब हमने रट लिया क्वांटम मैकेनिक्स में, नंबर आया 82 100 में, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन नॉलेज जो है दैट इज अनदर थिंग, वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करने के लिए, डीप एनालिसिस करने के लिए सब कुछ झोंक देना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए लाइफ में, अगर कुछ भी करना है किसी भी फील्ड में तो सब कुछ झोंकना पड़ेगा। क्लियर? वो टाइम जैसे जो लोग बीटेक में हैं वो लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, और जो कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो गया लेकिन जरूरी है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको कहते हैं। अब देखो है क्या कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दो शाखाएं होती हैं। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टैटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स। फाइन, और डायनामिक्स की 2 हिस्से होते हैं, एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। ऑल्दो ये मैं दोबारा से भी बताऊंगा जब मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, काइनेटिक्स और दूसरा हो गया काइनेमेटिक्स। फाइन, तो ये तो हो गई बात हमारी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। इसमें देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया, 10 मीटर हुआ, कितनी वेलोसिटी से मूव किया अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड, वो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है, वी कैन डील विद इट, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें, मोमेंटम, कोलिजन, ये सब जो कॉन्सेप्ट जाएगा ये जाएगा अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज, यहां पर जो ऑब्जेक्ट, यही जो सेम ऑब्जेक्ट था साथियों, वो क्या कर रहा था, ये जो सेम ऑब्जेक्ट था वो डिफॉर्मेशन भी तो कर रहा था आगे, जब वॉल मिल गई थी रास्ते में। लिख पा रहे हो शिवम? ठीक, हाँ, इसको नाउ वही जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, जब वॉल सामने आ गई थी, लोड P बढ़ाते जा रहे थे, तो ये क्या होने लगा था, डिफॉर्म होने लगा था। अब देखो डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखो एक कोई भी, वी नो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जो है हर एक ऑब्जेक्ट जो है इन्हीं से मिलके बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। ठीक, अच्छा अब यार ये बताओ कि जो पार्टिकल्स हैं इनको ऐसा तो है नहीं कि गोंद से जोड़ा गया होगा या फेविकोल में डाल दिए गए होंगे उसके बाद जोड़ दिया गया होगा, नो वे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, पता होगा कभी 11, 12, 9, 10 में कभी आके खोल के अगर पढ़ा होगा तो तो दैट इज जोक्स अपार्ट, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज, ये जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूटन साहब ने कुछ बताया कि हर एक पार्टिकल जो है उसका कुछ मास होता है, इट इज हैविंग इट्स मास। हमने मान लिया कि भैया यहां से हमने 2 पार्टिकल उठाए, एक का मास m1 था और यहां से उठाया एक का मास जो था दैट इज m2। अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी, तो मान लिया कि भैया जो दूरी थी वो r थी दोनों पार्टिकल्स के बीच की, इनफाइनाइट पार्टिकल में से 2 उठा करके उनको फिक्स करके इधर ले आए। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दोनों के बीच का, दैट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। क्या है, 2 पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज एक मेरा ये हाथ है, एक मेरा ये हाथ है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रहे हैं। क्लियर? हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्लियर?
वो आकर्षित कर रहा है। कैसे? इस हिसाब से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। कि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा किसका? दोनों के मास के गुणनफल के। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों के बीच में जो दूरी है उनकी सेकंड पावर के व्युत्क्रमानुपाती होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस स्टेटमेंट से एक चीज समझ में आती है कि अगर ऑब्जेक्ट्स के मासेस जो है वो ज्यादा होंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी हायर। एक बात। दूसरी बात, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो जो फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये पार्टिकल्स हैं आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक बिल्कुल आसपास हैं रखे हुए, तो क्या होने वाला है? डिस्टेंस बहुत कम है साथियों। डिस्टेंस जब कम है ना तो फोर्स जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। फाइन। फोर्स कैसा है? बहुत बेहतरीन होने वाला है ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ड्यू टू दैट अट्रैक्शन फोर्स। ये बॉडी जो है पूरी की पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फिक्स है। अब देखो बात कहां कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि इनके पास तो अपनी एक एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, और ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइन। हमने क्या किया? हमने एक लोड लगा दिया। अब जब ये लोड लगाया तो क्या हुआ? इनकी जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ब्रेक हुई, ये उधर की तरफ भागने लगे। हाँ, इसको हम बेहतर ऐसे समझ पाएंगे कि अगर हम एक बेहतर समझने के लिए, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट पे हमने ये दो पार्टिकल्स माने और ये टेंसाइल लोड लगाया, ये आसानी से समझ में आएगा हम लोगों को। ये अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These are internal forces। ये क्या है साथियों? इंटरनल फोर्सेस। हाँ। और जो ये P है दैट इज सम एक्सटर्नल फोर्स। है बात सही कि नहीं भाई? हम लगा रहे हैं ना। और ये क्या है? नेचर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि इंटरनल फोर्सेस हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब लोड जब हम P लगा रहे हैं तो यहां पे देखो इंटरनल फोर्स जो है वो ये है, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। नाउ वी आर डूइंग व्हाट? वी आर एनकाउंटरिंग दैट इंटरनल फोर्सेस व्हिच आर इनहेरिटेड बाय द मटेरियल। समझे? तो क्या हुआ? ये जो P लोड है इसको हो सकता है कि भैया ये 10 न्यूटन हो, एज एन एग्जांपल मान रहे हैं, ये 10 न्यूटन हो, यहां पे हमने 8 न्यूटन लगाया। तो जब ये 10 न्यूटन है और 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये बॉन्डिंग है ये मजबूत है। जैसे कोई सहेली है आपकी, फाइन, तो मतलब आपकी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो क्या होगा कि बाहर से चाहे जितने लोग आ जाएं, दूसरी दुनिया के, भाई दो लोग जब होते हैं, एक कपल जब होता है तो उनकी अपनी एक दुनिया होती है और वही दुनिया ही सब कुछ होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उसके बाद बाहर उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इतना मजबूत आ गया जिसने आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को जो है ब्रेक कर दिया, तो क्या होता है? त्राही त्राही मचती है, डिफॉर्मेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, संबंध खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? सेम हियर, इट इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लव इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देख सकते हो, ठीक? इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस 8 न्यूटन कोई दिक्कत नहीं, बाहर के लोग आ रहे हैं, आप इतने मजबूत हो कि कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है आपको। लेकिन क्या किया आपने? 8 न्यूटन से 10 न्यूटन, बाहर वाला जो आया उसने कहा यार मजा नहीं आ रही, थोड़ा यार हम मजबूत कम है। अगली बार वो मजबूत होके आया, हाँ, कुछ नया प्लान लेके आया ब्रेक करने के लिए सिस्टम। 10 न्यूटन अभी भी जो है मजबूत है मामला अपना, ठीक है यार हम झेल ले जाएंगे, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छे हम दोनों साथी हैं, बहुत हम लोगों के बीच में अट्रैक्शन है, प्यार है। क्या हुआ? 10 न्यूटन से 12 न्यूटन पे गए। ये कौन है? ये है हम लोगों जैसे लोग। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं,
जो क्या करते हैं, जिनको दूसरों की खुशी जो है वो मंजूर नहीं होती है कि नहीं नहीं ये आपस में एक दूसरे के साथ हैं, अट्रैक्शन है, अच्छी बॉन्डिंग है, नहीं कुछ करना है, तो इन्होंने क्या किया भैया 12 न्यूटन का लोड लेके आए। जब ये 12 न्यूटन का लोड लेके आए तो यहां से क्या हो गया, खिंचाव, यहां से बीच में ब्रेकेज हो गया। ब्रेकेज हुआ मतलब पार्टिकल्स जो हैं अब दूर दूर जाने लगे 12 न्यूटन लोड की तरफ। जब इन 12 न्यूटन लोड की तरफ जाने लगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई ना, बताइए। ये डिस्टेंस अब हो सकता है ये हो गई, और ये पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह का हो गया हो बच्चों, साथियों, है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, यही है डिफॉर्मेशन। हाँ, और देखो बॉडी में ना डिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ लोड एंड डिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, क्लियर। एंड दैट इज व्हाई body is known as deformable body. Earlier it was a rigid body where deformation was zero, just because of the relative position of the particles between relative positions between two particles was constant after the removal of the load. जबकि यहाँ पे क्या है, लोड लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ गया, नाम क्या हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडीज। यही एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, डिफॉर्मेबल बॉडीज की एनालिसिस की जाती है और कहा जाता है वी आर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस on a body, and the body is known as deformable body and the effect is known as a deformation. We are studying effect that is deformation on deformable bodies, किसका, फोर्स का, क्लियर। तो ये इट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स।